गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल की क्लास में हम पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझ रहे थे, तो मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से उसको देखिए और कंप्लीट कीजिए उसको। चलिए बच्चों, आज की क्लास में पहले हम पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन ना करके पहले हम ले लेते हैं एक टॉपिक और है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये पहले कर लेते हैं, फिर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में एक तो टॉपिक है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है बच्चों? आपने देखा कि कल की क्लास में मैंने आपको पॉलिनेशन बताया था, तो पॉलिनेशन के अंदर जो ऑटोगैमी एंड डिटोनोगैमी है, उससे जो नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंटल प्लांट के, क्योंकि उनमें कोई नए वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस होते। ठीक है, तो बार बार किन्हीं प्लांट स्पीसीज में यदि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंफीरियर कैरेक्टर है उन प्लांट स्पीसीज के, उन प्लांट्स के, वो अगली जनरेशन में कंटिन्यू होते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनमें इंफीरियरिटी आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोबारा, अगर किसी प्लांट में या किसी प्लांट स्पीसीज में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, तो सेम कैरेक्टर ही अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो लो कैरेक्टर्स हैं वो भी अगली जनरेशन में बने रहते हैं। तो इससे क्या है, गुणों में जो इंफीरियरिटी आती है, दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। वो चाहे प्रोडक्टिविटी की कमी हो प्लांट के अंदर, या डिजीज रेजिस्टेंस में कमी हो, ये कोई भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए और इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं कि एक तो कोशिश करते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, एंड दे ट्राई टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्या करते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे दो डिफरेंट जो प्लांट हैं उनके कैरेक्टर्स कंबाइन हो जाएं अगली जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी डिवाइसेस जो इन ब्रीडिंग को रोकती हैं, चाहे वो नेचुरल हो, ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो इन ब्रीडिंग को रोकती हैं एंड आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर मेनली 4 है। एक तो है डाइकोगैमी, सेकंड है हर्कोगैमी, थर्ड है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और एक और है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जनरली बच्चों जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो यही तो करते हैं, वो प्लांट की स्पीसीज को इंप्रूव यूं ही तो करवाते हैं। वो प्लांट की स्पीसीज की वैरायटी को डेवलप इसी तरीके से करते हैं कि जो लो कैरेक्टर वाला प्लांट है उसको वो क्रॉस कराते हैं एक हाई कैरेक्टर वाले प्लांट से, और उससे क्या होता है कि वो जो स्पीसीज है वो अगली जनरेशन में इंप्रूव करती चली जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से नई नई वैरायटीज को डेवलप किया जाता है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इन ब्रीडिंग को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस ब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं। तो जैसे कि डाइकोगैमी, तो डाइकोगैमी नेचुरली प्लांट्स में देखने को मिलता है कि किन्हीं प्लांट्स के अंदर या तो स्टेमन्स पहले डेवलप हो जाते हैं,
इसे हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। और जो पिस्टिल्स हैं, जो गायनोशियम पार्ट है, वो लेट डेवलप होता है। तो अगर मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है तो इसे कहते हैं प्रोटोएंड्री। क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री कहते हैं कि मेल पार्ट का पहले डेवलप हो जाना और फीमेल पार्ट का लेट डेवलप, डिले होना, उसके डेवलपमेंट का डिले होना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी भिन्न काल पक्वता, यानी कि डिफरेंट पीरियड में मैच्योरेशन होना मेल और फीमेल पार्ट में। या फिर कुछ प्लांट के अंदर ऐसा भी होता है कि जो फीमेल पार्ट्स हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं, एग का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, और जो स्टेमेंस हैं, एंड्रोशियम हैं, वो लेट डेवलप होते हैं। तो फीमेल पार्ट का पहले डेवलप होना, इसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी। ध्यान रखना, प्रोटोएंड्री यानी कि मेल पार्ट का पहले डेवलप होना, प्रोटोएंड्री, एंड सेकंड है प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ध्यान रखना। सेकंड हम लेते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी है स्ट्रक्चरल बैरियर कि कई प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि स्टेमेंस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो स्टेमेंस जो है बाहर लटके रहते हैं। ठीक है, फ्लावर से बाहर तक जो है हैंग करते हैं, और जो पिस्टल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं साइज में। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद जो है सेम फ्लावर के पॉलिन सेम पिस्टल पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में पिस्टिल की हाइट बहुत ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होती है, और स्टेमेंस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं। उस कंडीशन में भी स्ट्रक्चरल बैरियर होता है और पॉलन ग्रेन पिस्टिल तक नहीं पहुंच पाते सेम फ्लावर के, तो इसे हम कहते हैं हर्कोगैमी। ये भी नेचुरल है। नेक्स्ट लेते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। व्हाट इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी? कि कई बार क्या होता है कि अच्छा, जनरली क्या होता है प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल कन्वर्सेशन होता है। इसको यूं समझ सकते हैं कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं स्टिग्मा से, जिससे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा के ऊपर। तो प्लांट्स के अंदर ये एक अडेप्टेशन पाया जाता है कि जो सेल्फ, कई प्लांट्स के अंदर ये अडेप्टेशन होता है कि सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता, उनमें कोई केमिकल कन्वर्सेशन नहीं होता और केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते। इस इनएबिलिटी को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सॉरी, यहां मैं लिखना भूल गया, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बच्चों अब ये तो सॉल्यूशन ही हो गया कि कई प्लांट्स के अंदर खाली यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो नेचुरली उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं। तो ये भी क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, इनब्रीडिंग को रोक देते हैं। तो बच्चों डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, these are the natural outbreeding devices which are found in the plant groups और plant species। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। The next topic is pollen pistil
बच्चों बच्चों ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए आप। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जनरली पॉलन ग्रेन के एंथर से रिलीज होने के बाद में बाय किसी भी मीडियम के द्वारा पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, फिर केमिकल कन्वर्सेशन के कारण से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना और पॉलन ट्यूब का ग्रो करना, और पॉलन ट्यूब का ग्रो करते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर होना, और ओव्यूल के अंदर एंटर होके मेल गैमेट्स का वहां रिलीज करना, मेल गैमेट्स को मेल गैमेट्स का वहां पर रिलीज हो जाना। तो ऑल दीज इवेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाना है और उसको डिफाइन करना है कि ये सब इवेंट कंबाइनली क्या कहलाते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैंने आपको बताया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो इसी से कनेक्ट करता हुआ एक टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैं कुछ टर्म बता देता हूँ। एक तो है इमस्क्यूलेशन, एंड एक है बैगिंग। यस, आर्टिफिशियल जहां भी टर्म आए समझना बाय द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। बच्चों दो अलग अलग डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज हैं या दो डिफरेंट प्लांट हैं, उनका ह्यूमन के इंटरफेरेंस के द्वारा क्रॉस होना, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इससे क्या होता है कि जो प्लांट की जो वैरायटी है वो इंप्रूव होती है, प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी डिजीज रेजिस्टेंस है, वो इंप्रूव हो जाती है नई प्लांट वैरायटीज के अंदर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसे कहते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको मैं यूं समझा देता हूं कि सपोज करो मैं एक किसान, मैं एक फार्मर हूं और मेरे खेत में गेहूं की खेती होती है, लेकिन मेरे खेत में जो गेहूं है उनमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी रिसर्च सेंटर जाता हूँ और वहां पर हाई जो कैरेक्टर वाले जो गेहूं हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, और उनको वो स्टोर करके मैं अपने फार्म में ले आता हूँ और लाके, और फिर वो पॉलन ग्रेन उन जो मेरे खेत के जो पौधे हैं उनके ऊपर मैं डस्ट देता हूँ। तो उससे डिजायर्ड पॉलिनेशन होगा, मेरे इंटरफेरेंस के द्वारा डिजायर्ड पॉलिनेशन होगा और डिजायर्ड कैरेक्टर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन नई प्लांट स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पर कुछ एक टर्म ध्यान रखनी है कि जब मैं किसी रिसर्च सेंटर जा रहा हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि पीछे से अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन आके गिर जाए फीमेल पार्ट पर फ्लावर के। ठीक है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर पहले मैं करूंगा इमेस्कुलेशन, कि उन बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जो स्टेमेंस हैं उनको मैं बाय द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची के द्वारा रिमूव कर दूंगा, कट कर दूंगा। द रिमूवल ऑफ स्टेमेंस इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो अब सेफ हो गया। ठीक है, और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड लेता हूं कि मैं जब जा रहा हूं तो मैं पीछे से उसको कंट्रोल करके जाऊं कि अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन आके अपने आप ना गिर जाए, अपने आप डस्ट ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, बैगिंग करता हूँ। तो बैगिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो बटर पेपर है, एक्चुअल में सेलुलोज का पेपर आता है जो नॉन स्टिकी होता है, तो बटर पेपर के द्वारा जो प्लांट के फ्लावर हैं उनको कवर कर देते हैं। इसे हम कहते हैं बैगिंग। इसे हम क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। अब मैं गया, रिसर्च सेंटर गया, वहां से बढ़िया जो वैरायटी है, हाई वैरायटी है,
उसके पॉलन ग्रेन कलेक्ट किए, स्टोर किए, वापस आ गया अपने खेत के अंदर, फार्म के अंदर, और बैग हटाया जो डिजायर्ड प्लांट है, और उनके फीमेल पार्ट पर पॉलन ग्रेन्स को डस्टिंग कर दी और वापस से उसको रीबैक कर दिया। रीबैक करने के बाद उनमें अपने आप ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, मेल गैमेट का रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को करवाया जाता है या किया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी अच्छा दे रखा है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पर कि प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सॉरी, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, और सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होती है तो जो एम्ब्रियो स्टेज की जो सिनर्जिड्स है वो उसके जो फिलीफॉर्म एपरेटस है पॉलन ट्यूब के एंट्रेंस को गाइड करते हैं। तो वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर होती है और उस समय जो सिनर्जिड है वो बस्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और पॉलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमेट वहां रिलीज कर देते हैं। तो एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग सेल से, फीमेल गैमेट से, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड और सिनगैमी कहते हैं। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, इससे डिप्लॉइड जायगोट बनता है। देन फिर जायगोट जो है बाय द माइटोटिक डिवीजन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। सेकेंड हम लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि जो सेकंड मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या जो दो कॉलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज होते हैं। तो उससे क्या होता है, तीन जो न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, और इससे पहले बनता है पेन। पहले क्या बनता है, पेन बनता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड होता है। और फिर बनती है पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, ये भी ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लें आप। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो कॉलर सेल से, सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, जिससे तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इनिशियली इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, फिर वो सेल डेवलप हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देन फिर उससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट में ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड होता है,
or it provides the nutrition to the developing embryo. So here we saw we see that कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. At first syngamy and second one is the triple fusion. तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट था डबल फर्टिलाइजेशन का. अब मैं आपको स्केच ड्रॉ करके बताऊंगा बच्चों एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है. ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ठीक है.
बच्चों ध्यान से देखिए, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो है, मान लो जो जाइगोट है सिंगल सेल होती है, डिप्लॉयड होती है, उनमें डिवीजन होता है माइटोटिक, और ये एपिकल सेल, ये बेसल सेल। ये बेसल सेल जो है ओव्यूल के माइक्रोफाइल पार्ट से अटैच रहती है, ठीक है, और उनके बाहर जो है एंडोस्पर्म है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है। तो बार बार इनमें डिवीजन होते हैं। ये ग्लोबुलर, ये एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है। और ये है बच्चों हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये क्या है? हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इसके अंदर बच्चों ये जो यहाँ जो टिश्यू है ये फ्लूम्यूल है, और यहाँ जो टिश्यू है ये रेडिकल है, ठीक है। यहाँ जो टिश्यू है ये फ्लूम्यूल है, और यहाँ जो टिश्यू है रेडिकल है, ठीक है।
ये बच्चों धीरे धीरे कॉटिलिडन में डेवलप हो जाते हैं, कॉटिलिडन में डेवलप हो जाते हैं, और ये जो सेल है ये माइक्रोफाइल पार्ट से ही अटैच रहती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे कॉटिलिडन नजर आते हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो वेरियस स्टेजेस है